अभी हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस होती हैं और ये साइकिल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये चार साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं। कार्नोट साइकिल वाज डेवलप्ड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए कार्नोट साइकिल को डेवलप किया गया था। और कार्नोट साइकिल जो होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। कार्नोट साइकिल में जो प्रोसेस हमने लिए वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्नोट साइकिल इट इज़ ए 4 स्टेज प्रोसेस। ईच स्टेज इज कॉल्ड ए स्ट्रोक्स। तो इसको हीट इंजन से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। कार्नोट साइकिल को हीट इंजन से भी एक्सप्लेन करते हैं। 4 स्ट्रोक हीट इंजन से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। स्टेज 1, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन दिस स्ट्रोक टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, हीट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सोर्स, प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ, ये ग्राफ बनाया हमने। ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है एक। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और वर्क डन बाय द सब्सटेंस कैसा है, या वर्किंग सब्सटेंस भी इसको कहते हैं, या वर्क डन बाय द गैस कह लीजिए आप उसको, पॉजिटिव है। तो ये तो पहली स्टेप, फर्स्ट स्ट्रोक हुआ या फर्स्ट स्टेज हुई। स्ट्रोक नंबर 2 ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। In this process, volume is increasing, pressure is decreasing, ठीक है। ये वाले इस ग्राफ से हमने बताया ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ये, ठीक है। इसमें हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ जीरो होगा, लेकिन ये जो एक्सपेंशन है इसमें प्रेशर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और वर्क डन कैसा होगा इस प्रोसेस में, वर्क डन आएगा पॉजिटिव। ये कौन सी हुई, स्टेज 2। इसके बाद है स्ट्रोक 3, थर्ड स्ट्रोक। इसमें होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वर्क डन इज नेगेटिव। अब मैंने पूरा ये साइकिल बना दिया है। फर्स्ट स्ट्रोक ये वाला था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड स्ट्रोक ये वाला था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड स्ट्रोक ये वाला है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और DA ये फोर्थ स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो इसको हम और समझ लेते हैं। तो स्ट्रोक नंबर 4 जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीजेज, इसको लिख देते हैं हम यहाँ। प्रेशर इंक्रीजेज, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और इस प्रोसेस में वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये था। चलिए अब आ जाते हैं हम, इनके कुछ और नाम भी हैं। 4 स्ट्रोक के कुछ नाम दिए गए हैं। पहला जो स्ट्रोक है, फर्स्ट स्ट्रोक, जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, उसको कहते हैं सक्शन। सेकंड था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो कहलाता है कंबशन। तीसरा जो स्ट्रोक है इसमें पावर डिलीवर होती है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि जो हीट इंजन होता है 4 स्ट्रोक वाला या कार्नोट साइकिल में, पावर कौन से स्ट्रोक में डिलीवर होती है, तो पावर डिलीवर होती है थर्ड में। और थर्ड कौन सी थी, ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन था जिसमें कि पावर डिलीवर होती है। और फोर्थ कहलाता है एग्जॉस्ट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने फिर से क्या किया, एक ग्राफ यहाँ पर बना लिया है। यहाँ टेम्परेचर है T1, यहाँ पर भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा। फिर टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होकर कितना हो जाएगा, T2। ये एक्सपेंशन हुआ है, बाहर से हीट मिली नहीं है, वर्क डन नेगेटिव है, सॉरी वर्क डन पॉजिटिव है, डेल्टा Q 0 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ T1 है, यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया, T2। और ये प्रोसेस कौन सी थी, ये वाली प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ भी T2 रहेगा। इसके बाद टेम्परेचर T2 से इंक्रीज होकर फिर यहाँ पहुँच जाता है। इस वाली प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब की है वर्किंग सब्सटेंस ने या गैस ने,
तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड, और इस वाली प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड होती है। अच्छा, एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस विल गिव टोटल वर्क डन। ए बी एंड सी डी प्रोसेस आइसोथर्मल है, बी सी डी ए एडियाबैटिक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ए बी प्रोसेस में जो वर्क होगा, ये वाली जो प्रोसेस है ए बी, इसमें जो वर्क होगा आइसोथर्मल, और ये भी आइसोथर्मल है, इन दोनों के वर्क का फॉर्मूला हम ये वाला लगा लेंगे, हमको आता ही है, nRT1 ln VB अपॉन VA, nRT2 ln VD अपॉन VC। ये वर्क हो जाएगा सी डी प्रोसेस में। कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला याद रखना है आपको। एफिशिएंसी का फार्मूला है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, या इसी को एक्सप्रेस ऐसे भी किया जा सकता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर है ये किस में लेना चाहिए, केल्विन में लेना चाहिए। वर्क डन इन कार्नोट साइकिल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे साइकिल में जो वर्क है वो कितना है, Q1 माइनस Q2 के बराबर है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना होगा, पूरे साइकिल में 0 होता है। तो वर्क कौन सी प्रोसेस में हुआ है इफेक्टिवली पूरे साइकिल में, ये वर्क होता है। एफिशिएंसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क डन अपॉन हीट टेकन। तो टोटल वर्क डन W और हीट टेकन Q के बराबर है, तो ये 1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर किसी क्वेश्चन में हमको वर्क डन निकालना है टेम्परेचर और हीट टेकन की फॉर्म में, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू Q। इसमें Q क्या है, हीट टेकन, हीट टेकन। और ये हीट लीक किस प्रोसेस में जाती है, फर्स्ट वाले में। एफिशिएंसी को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ईटा इक्वल टू वर्क अपॉन हीट इनपुट, और इसको हम वर्क ही रहने दें। हीट इनपुट को हम कितना लिख सकते हैं, W प्लस Q आउट। इसका मतलब ये है, अभी हमने पढ़ा ना, वर्क डन किसके बराबर होता है, हीट रिजेक्टेड, यानी कि सिंक को जो हीट देता है वो Q2, और जो इसने एब्जॉर्ब की वो हीट कितनी है, Q1 है, तो Q1 माइनस Q2। ये है हीट इनपुट और ये है हीट आउट। तो यहाँ से Q1 को कितना लिखा जा सकता है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो W प्लस Q2 हो जाएगा। तो ये हो गया W प्लस Q आउट। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। जैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर लेंगे। अब आते हैं, कार्नोट साइकिल अलग चीज़ है और कार्नोट थ्योरम एक अलग चीज़ है। कार्नोट थ्योरम ये कहती है, all reversible engines operating between the same two temperatures have equal efficiency and no engine operating between the same two temperatures can have an efficiency greater than this। यानी जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, उन सभी की एफिशिएंसी कैसी होगी, सेम होगी। अगर टेम्परेचर सिंक का और सोर्स का सेम है तो जितने भी रिवर्सिबल इंजन होंगे, जितने भी आइडियल इंजन होंगे, उन सभी की एफिशिएंसी सेम आती है। और इन दो टेम्परेचर के बीच में कोई और भी अगर हम इंजन ले लें तो उसकी एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दिस थ्योरम यानी कार्नोट थ्योरम, इट इज़ ए कंसिक्वेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड पुट्स ए थ्योरेटिकल लिमिट ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। किसी भी इंजन की थ्योरेटिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी यही हो सकती है। तो ये हुआ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल या हीट इंजन से जस्ट अपोजिट जो चीज़ है वो होती है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, इंजन में देखो क्या होता था, इंजन की जो वर्किंग होती है वो कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से ये हायर टेम्परेचर T1 पर तो सोर्स है, लो टेम्परेचर T2 पर ये है सिंक, इसको कहते हैं सोर्स। यहाँ से ये Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है, फिर कुछ वर्क करता है, जो एनर्जी वर्क करने में खर्च हो गई वो कितनी है, Q1 माइनस W, और बाकी एनर्जी Q2 ये सिंक को वापस कर देता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम लिखें इक्वेशन तो Q1 माइनस W इक्वल टू Q2 के बराबर है, या वर्क डन कितना जाएगा, Q1 माइनस Q2 के बराबर। ठीक है, तो ये तो होती है हीट इंजन की वर्किंग। रेफ्रिजरेटर कुछ अपोजिट वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल क्या है, ए हीट इंजन टेक्स हीट फ्रॉम हॉट बॉडी
converts part of it into work and rejects the rest to the cold body. The reverse operation is done by a refrigerator, also known as heat pump. अब ये क्या करता है? It takes an amount Q2 of heat from a cold body. ये cold body से heat लेता है, ठीक है? ये heat लेगा किससे? cold body से, from cold body. An amount W of work is done on it by the surrounding. और इस रेफ्रिजरेटर पर बाहर से वर्क W किया जाता है. एंड द टोटल एनर्जी, अब वो एनर्जी कितनी हो गई? Q2 प्लस W. ये तो उसने एब्जॉर्ब की थी कोल्डर बॉडी से, उससे वर्क हो गया W. और ये टोटल एनर्जी अब कितनी हो गई उसकी? Q1. ये किसको दे देगा? वो हॉटर बॉडी को दे देगा. सराउंडिंग एंड द टोटल एनर्जी Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W इज सप्लाइड टू द हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट. Thus, heat is passed from cold body to the hot body. तो रेफ्रिजरेटर में हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पर सप्लाई करते हैं. इसका एक थ्योरेटिकल डायग्राम देख लेते हैं. ये लो टेम्परेचर वाली एक बॉडी है. यहाँ से कितनी अमाउंट ली ऑफ हीट इसने ले ली है? Q2, ठीक है. इस पर बाहर से वर्क कितना हुआ? W. और टोटल एनर्जी Q1 जो कि Q2 प्लस W के बराबर है, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को ट्रांसफर कर दिया इसने. तो लो टेम्परेचर वाली बॉडी से अगर हीट ये ले लेगा Q2 तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा. अब इसमें हमको एक चीज़ और याद रखना है. आप ज़्यादा डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे ये याद रखो कि जो वर्क W आता है रेफ्रिजरेटर के केस में वो होता है W इक्वल टू Q2 इंटू T1 बाई T2 माइनस 1. याद रखना ये T2 अपॉन T1 नहीं है, ये T1 बाई T2 माइनस 1 है. जबकि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की फॉर्मूले में यहाँ पर T2 बाई T1 हुआ करता था. तो W इक्वल टू Q2 T1 बाई T2 माइनस 1, ये याद रखना है. हालांकि ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये इक्वेशन लिखी गई है एंट्रोपी वाली इक्वेशन से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो उसको में अभी हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इसके बाद ये भी याद रखेंगे, ए मिनिमम ऑफ दिस मच वर्क हैज़ टू बी डन बाय द सराउंडिंग if we wish to transfer heat Q2 from low temperature body to the high temperature body. अगर हम ये चाहते हैं कि लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी में हीट का ट्रांसफर करें, तो हीट एनर्जी कितनी ली हमने? Q2. तो उस पर मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा? W. तब हम उसको ट्रांसफर कर पाएंगे. यानी कि Q2 एनर्जी ली, मिनिमम W वर्क करेंगे, तब Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी हॉट बॉडी पर ट्रांसफर की जा सकती है. सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर. इसमें आप एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी का यूज़ होगा. अब बढ़ते हैं हम आगे और इस पर ले लेते हैं हम कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि पिछले कुछ ईयर्स में आए हुए हैं जेईई मेन में. क्वेश्चन ये है, लेट eta1 इज द एफिशिएंसी ऑफ engine. Let eta1 is the efficiency of an engine at T1 equal to 447 degrees Celsius, T2 147 degrees Celsius, and eta2 is the efficiency at these two temperature. The ratio eta1 upon eta2 is equal to. तो याद रखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो हमको पता ही है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है eta इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. और इसमें यह भी याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर हम रखेंगे ये केल्विन में रखेंगे, जो कि क्वेश्चन में केल्विन में गिवन नहीं है, ठीक है. तो इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है. तो ये पहले केस में हो गया eta1. सेकंड केस में भी दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया और उसको सॉल्व कर देंगे. तो eta1 अपॉन eta2 0.56 आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फिजिक्स से ज़्यादा इसमें केवल मैथमेटिक्स टेस्ट किया है, वो भी 9th-10th क्लास का. ये क्वेश्चन है, इन फर्स्ट केस कार्नोट इंजन ऑपरेट्स. In first case, Carnot engine operates between temperature 300 Kelvin and 100 Kelvin. Or in the second case, as shown in the figure, a combination of two engines is used. तो पहला केस है जिसमें एक इंजन है जो कि 300 और 100 के बीच में ऑपरेट कर रहा है. जो सेकंड केस शो किया गया है इसमें दो इंजन है. जो पहला इंजन है वो 300 से 200 के बीच में ऑपरेट करता है और दूसरा इंजन है 200 से 100 के बीच में, ठीक है. यानी कि ये सोर्स का टेम्परेचर, ये सिंक का टेम्परेचर. फिर ये जो सिंक है ये दूसरे इंजन के लिए सोर्स है और ये फिर सिंक है. तो हमको निकालना है कि एफिशिएंसी पहले और दूसरे केस में कितनी होगी. तो देखो इसका जो आंसर है इसको बगैर कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 300 और 100 है. तो दो टेम्परेचर अगर सेम है यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो कोई भी इंजन हो, कितने भी इंजन हो, सभी की एफिशिएंसी कैसी आने वाली है? सेम. अगर टेम्परेचर सेम है तो
तो इन दोनों के बीच में, ये हमने कार्नोट थ्योरम में पढ़ा ना अभी, तो इन दोनों इंजन की मिला के जो टोटल एफिशिएंसी होगी वो उतनी होगी जितनी पहले वाले की थी, क्योंकि 300 और 100 के बीच में सोर्स को हम ले लें 300 पर और सिंक को ले लें 100 पर, कोई भी इंजन काम कर रहा हो सभी की एफिशिएंसी सेम आएगी। लेकिन अगर कैलकुलेशन के साथ ही इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसा कर लेते हैं। एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और ये केवल कार्नोट साइकिल के लिए नहीं होती है, ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल होता है किसी भी साइकिल के लिए। तो पहले केस में यह जाएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस 100/300, और ये केल्विन में टेम्परेचर गिवन था, बहुत अच्छी बात है, तो कैलकुलेशन कम हो गया। तो पहले केस में एफिशिएंसी कितनी आई 2/3। सेकंड केस में टेम्परेचर कितना है इंजन का, ये है 300 और ये है 200, तो इसमें एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 200/300 1/3। इसके बाद इसको हमने और क्या करके लिखा है, हमने इसको लिखा 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू 1/3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एफिशिएंसी को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस T2/T1 भी होती है एफिशिएंसी और 1 माइनस Q2/Q1 भी होती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें हमने एफिशिएंसी हमने दोनों तरह से निकाली और Q1 Q2 का रिलेशन भी निकाल लिया इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ फिर ये रिलेशन निकालने से, तो 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू 1/3, ये कितना है 1 माइनस T2/T1 है, ये 1 माइनस Q2/Q1 है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हमको पता चल गया कि Q2/Q1 इक्वल टू कितना है 2/3 के बराबर है। ये हम निकाल क्यों रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको एफिशिएंसी डिफाइन करने के लिए टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट चाहिए। तो एक तो Q1 चाहिए, ठीक है, और हीट इनपुट तो Q1 है और वर्क डन चाहिए। अब दूसरा वाला केस था जिसमें इंजन काम कर रहा था 100 से 200 के बीच में, तो इससे एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1/2 आती है, फिर उसको हमने लिखा 1 माइनस Q3/Q2, तो 1/2 हुआ। इससे रिलेशन आ जाता है Q3/Q2 इक्वल टू 1/2। अब हम लिखेंगे ईटा फाइनल टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। तो टोटल वर्क कौन सा है, W1 प्लस W2 है। ये वर्क कहाँ पर हुआ है, दोनों इंजन ने अलग अलग वर्क किया, लेकिन हीट सप्लाइड कौन सी वाली लेंगे, जो सबसे पहले सोर्स से इंजन ने ली थी Q1। अब W1 जो वर्क है वो कौन सा होगा, हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये Q1 माइनस Q2 होगा, और ये क्या होगा Q2 माइनस Q3। Q1 क्या है 300 पर एनर्जी ली थी इसने, Q2 कौन सी एनर्जी है जो इसने 200 पे सिंक को वापस कर दी थी, फिर 200 वाले टेम्परेचर से एनर्जी इसने ली और फिर 100 पे वापस कर दी है। तो Q2 माइनस Q3 ये सेकंड केस का वर्क है, Q1 माइनस Q2 ये फर्स्ट इंजन का वर्क है, डिवाइडेड बाय हीट इनपुट कितना है Q1। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा Q1 माइनस Q3/Q1 या 1 माइनस Q3/Q1। अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी यहाँ पर, एक ये वाली Q3/Q2 इक्वल टू 1/2, यहाँ से Q3 को हम Q2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी हम Q1 को Q2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 माइनस Q3/Q1 है, तो Q3 को लिखा हमने Q2/2, ये यहाँ से Q2/2 आ जाएगा, और ये जो Q1 है ये Q1 को कितना लिख सकते हैं, Q1 आ जाएगा यहाँ से, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 3Q2/2, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती है सॉल्व करने के बाद 2/3, और सबसे पहले भी कितनी आ गई थी 2/3। इसका आंसर कितना हुआ A। हालांकि इतना पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन अगर कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्नोट है इंजन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 50% इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक, अच्छा इनिशियली उसकी एफिशिएंसी 50% है, इसके बाद क्या किया, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 40 डिग्री सेल्सियस इट्स एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 30%, द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वाले केस में एफिशिएंसी कितनी है 50% है, टेम्परेचर कितना है T2 और ये है T1। बाद में ये जो टेम्परेचर है इसको रिड्यूस किया है किससे 40 डिग्री से, तो T2 माइनस 40 कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, ये केल्विन में है, तो चाहे हम जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो केल्विन और सेल्सियस में सेम रहता है, तो ये T2 माइनस 40 केल्विन में ही रहेगा, भले ये सेल्सियस में दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस 40/T1
और ये 50 का कितना परसेंट, 30%, तो 50 का निकालो 30% और इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाता है 65 इक्वल टू 65% कह सकते हो 1 माइनस T2 माइनस 40/T1। और मैंने क्या काम किया कि अब ये वेरिएबल थोड़ा सेपरेट कर दिया, 1 माइनस T2/T1 अलग कर दिया और ये 40/T1 को अलग कर दिया। बाहर नेगेटिव साइन था तो ये प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन से 1 माइनस T2/T1 कितना दिया हुआ था, ये 0.5 था, 50% को हमने 0.5 लिखा, ये 0.65 कर दिया। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर जाएगा 266.66 केल्विन। ठीक है,